हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। आपका स्वागत है बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। तो इस वीडियो में आज हम इलास्टिसिटी को पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती हैं हम इसके बारे में जानेंगे, या इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो इलास्टिसिटी का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी का आइडिया कहाँ से आया। तो इलास्टिसिटी को मेज़र करने का एक आइडिया जो है वो इस तरीके से आया कि अगर हम देखें कि कोई भी चीज़ किसी भी वेरिएबल के चेंज होने पर जो अनदर वेरिएबल है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब एक अगर यहाँ पर वेरिएबल प्राइस ले लिया जाए तो प्राइस एक वेरिएबल चेंज होने के वजह से जो डिमांड है या जो क्वांटिटी है या जो सप्लाई है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उसको हम इलास्टिसिटी द्वारा जो है वो मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हम यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस को दिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। जितने भी इसके डिटर्मिनेंट्स हैं उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई है किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है वो इलास्टिसिटी मेजर करता है। यानी कि लोच जो होती है, जो मांग की लोच हो सकती है या वो पूर्ति की लोच भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेगी। यानी कि मांग की कीमत लोच जो है वो कीमत के परिवर्तन होने पर मांग में किस तरीके से परिवर्तन होता है या जो चेंज देखे जाते हैं उसको हम मांग की कीमत लोच के द्वारा दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर डिमांड जो क्वांटिटी है, क्यूडी यहाँ पर डिमांड को मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, तो डिमांड जो है वो उसमें कितना परसेंट चेंज होता है इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कि बायर जो है मतलब उनकी सेंसिटिविटी को भी हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर वो किस तरीके से सेंसिटिवल होंगे, वो डिमांड कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व में मैंने प्राइस ले लिया P1 और Q ले लिया मैंने Q1 मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले ली और D हमारा एक डिमांड कर्व है। एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी है और P जो है प्राइस जो है वो वाई एक्सेस पर है। तो प्राइस मैंने P1 लिया है और क्वांटिटी मैंने जो है वो Q1 ली है। अगर सपोज दैट यहाँ पर प्राइस जो है वो 10% से राइज हो जाता है। ठीक है, 10% से प्राइस राइज होकर P1 से P2 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, जिससे हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कितने से 15% से। अब इसको मेजर करना हो हमें प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से, तो किस तरीके से मेजर करेंगे हम, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी का इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो कि 15% है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि 10% है। तो इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी निकल के आई है 1.5। इसका सिंपल सा मतलब होता कि प्राइस चेंज होने पर हमारे पास जो है डिमांड कितने परसेंट या कितने टाइम्स जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो प्राइस इंक्रीज होने पर जो डिमांड है वो 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप देखें तो डिमांड कर्व जो है बनाया गया है, डी एक डिमांड कर्व है और पी और क्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस वजह से डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और प्राइस इलास्टिसिटी भी क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन से भी इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें परसेंटेज चेंजेस को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस डिमांड कर्व पे देख सकते हैं डिमांड फॉर योर वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट की डिमांड को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे और प्राइस जो है वो वाई एक्सेस पे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। सबसे पहले जब प्राइस 200 है तो वहाँ पर हम 12 क्वांटिटीज़ की डिमांड करते हैं और जब प्राइस इंक्रीज़ होकर 250 हो जाता है तो हम जो है 8 क्वांटिटीज़ की डिमांड करते हैं। मतलब हम ए से बी पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब
यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो एंड वैल्यू है, मतलब जो अभी वैल्यू आई है उसकी, उसको माइनस कर दीजिए करंट जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उससे, तो हमारे पास एक चेंज निकल जाएगा, और उसको डिवाइड कर दीजिए स्टार्टिंग वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 वैल्यू से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं हम ए से बी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है उसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं एंड वैल्यू जो है वो प्राइस की कितनी है, 200 है। एंड वैल्यू ऑफ प्राइस कितनी है, 200 है, क्योंकि पहले 200 प्राइस था। मैं स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ जो प्राइस है वो 200 है, मैं गलत बोल गया यहाँ पर। और जो एंड वैल्यू ऑफ प्राइस है वो यहाँ पर 250 है, ठीक है ना। तो अगर आप एंड वैल्यू ऑफ प्राइस यहाँ पर 250 माइनस स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ प्राइस 200 डिवाइड कर दें स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ प्राइस इक्वल्स टू कितना हमारे पास 200, तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना 25%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर मैं बेसिकली आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊँ तो परसेंटेज चेंज इन अगर प्राइस हमें निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, ठीक है। डेल्टा पी मैंने ले लिया एंड वैल्यू ऑफ प्राइस माइनस स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो बनकर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर हमें निकालना हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी हम इसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो पहले स्टार्टिंग की क्वांटिटी वो 12 थी, एंड क्वांटिटी जो है वो कितनी हमारे पास 8 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बीच का डिफरेंस -4 हो भी क्योंकि फॉल हो रहा है, मतलब कम हो रही है ये। और स्टार्टिंग में क्वांटिटी 12 इंटू 100, तो आप इसको डिवाइड करके निकाल देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा लगभग 33%, वो भी किसमें माइनस में आने का मतलब है क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सिंपल है। तो अगर हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो इलास्टिसिटी के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे पास इलास्टिसिटी यहाँ पर 1.3 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी में 33% का फॉल हो रहा है और प्राइस 25% से राइज हो रहे हैं, इसके वजह से हमारे पास इलास्टिसिटी 1.33 कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए अगर हम देखने लग जाएं, मतलब अब उल्टे डायरेक्शन में अगर इस डिमांड कर्व को देखें और जो मूवमेंट है वो अब इस तरीके से देखें हम, तो इनिशियल प्राइस हमारे पास 200 है, सॉरी दोस्तों 250 है, और जो एंड प्राइस है हमारे पास वो 200 हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग की क्वांटिटी 8 हो जाएगी, और हमारे पास अब प्राइस जो है वो क्वांटिटी जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज होकर 8 से 12 हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पर निकालेंगे दोबारा वही फॉर्मूले से जो अभी मैंने आपको बताया, तो प्राइस जो है वो 20% से फॉल हुआ है यहाँ पर, और क्वांटिटी 50% से राइज हो गई है। तो अगर आप इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाएं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 50 अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 इक्वल्स टू 2.5 इलास्टिसिटी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं अब इसको मिड पॉइंट मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप मिड पॉइंट मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू अपॉन में मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट से हम किसी भी एक तरीके से किसी भी जो डिमांड कर्व है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसका बेसिकली एवरेज हम जो है वो निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो डिमांड कर्व था, अभी आपको याद आ रहा होगा डिमांड कर्व जो था उसमें हमारे पास एंड वैल्यू 250 थी, स्टार्टिंग वैल्यू 200 थी। अब उन दोनों का मिड पॉइंट हमने निकाल दिया, कितना आया 225, और उसको 100 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्राइस इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास ये 22.2%, 22.2% परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और प्राइस जो है वो आ गया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालें तो एंड वैल्यू 2 थी, ठीक है, एंड वैल्यू 2 थी, और 8 हमारे पास जो है वो क्या थी स्टार्टिंग वैल्यू। और इस तरीके से हम जो है वो फिर इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, जो इसका मिड पॉइंट होगा, इंटू कर देंगे 100 से, 40% जो है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इलास्टिसिटी निकालना चाहें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 22.2%, डिवाइड करा, इलास्टिसिटी निकल के आई 1.8%। अब यहाँ से अगर हम समराइज़ करना चाहें तो आप देख सकते हैं अगर हमने अलग अलग तरीके से चीज़ों को निकाला तो जो हमारे पास कैलकुलेशन होकर आई चीज़ें इलास्टिसिटी वो अलग अलग तरीके से निकल के आई हैं। तो हम अलग अलग एंगल से इलास्टिसिटी को इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास होगा जो भी क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी भी चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, ठीक है ना। अभी फिर मैं इसको नेसेसिटी और लग्जरी गुड्स के केस में भी बताऊंगा। तो मैं जो अब आपको अभी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स ने जो वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व है उसको इलास्टिसिटी के हिसाब से भी डिराइव कर रखा है और बता रखा है हमको कि जो अगर कोई गुड्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो उनका स्लोप कैसा होता है, ठीक है, या किस तरीके से डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर होते हैं जब बिग इलास्टिसिटी होती है और स्टीपर होते हैं जब स्मॉल इलास्टिसिटी होती है। और अगर फ्लैटर का हिंदी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बिल्कुल चपटा, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और स्टीपर है मतलब तीव्र ढलान है, तो वहाँ पर हमारे पास इलास्टिसिटी लोच जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसको भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहला हमारे पास आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास प्राइस जो है इन इलास्टिक डिमांड है, तो अगर हमारे पास प्राइस जो है वो चेंज होता रहे लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज हमारे पास देखने को यहाँ पर ना मिले, तो जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकली हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप बात करें कि प्राइस 10% से फॉल हो जाए, क्वांटिटी में 0% चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो अब निकालेंगे हम वो कितनी आएगी, 0 के इक्वल आएगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कंज्यूमर की जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो कितनी है, 0 है। इस वजह से इलास्टिसिटी भी क्या है, 0 है। मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड थी। अब ये कौन से गुड्स के केस में ऐसा होता है, आपने देखा होगा जो गुड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए, मतलब लेकिन उनका हम कम उपयोग करते हैं, जैसे मसाले हुए। मसाले हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन हम उनका कम मात्रा में उपयोग करते हैं। नमक हो गया, अगर मान लो जैसे अभी नमक का प्राइस 10% कम हो गया, तो नमक का प्राइस 10% कम होने पर अगर मैं 1 चम्मच नमक डालता हूँ अपनी सब्जी में, तो क्या मैं 2 चम्मच डालने लग जाऊँगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं जितना पहले कंज्यूम करता था उसको उतना ही कंज्यूम करूँगा, उससे ज़्यादा उसको कंज्यूम करूँगा नहीं। इस वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा और जो हमारी इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक निकल के आएगी, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार। क्लियर दोस्तों, इनइलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इनइलास्टिक डिमांड, ओनली इनइलास्टिक की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी बात ये नहीं हो रही है कि डिमांड जो है वो हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब बिल्कुल भी परसेंटेज चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर प्राइस जो है वो 10% से फॉल हो जाता है, तो डिमांड जो है वो ओनली 10% से कम से जो है वो क्या होगी, राइज होगी। मान लीजिए 5% हुआ, 7% हुआ, 8% हुआ, लेकिन 10% से क्या होगी, कम से इंक्रीज होगी। इस वजह से हमारे पास जो डिमांड की इलास्टिसिटी आएगी वो कैसी आएगी, इनइलास्टिक आएगी, यानी कि बेलोचदार आएगी। तो जब हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो 1 से लेस देन आती है, लेस देन 1 लिखा मैंने, जब भी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की लोच इकाई से कम आती है, यूनिट से कम आती है, तो हमारे पास वो इनइलास्टिक डिमांड होती है, बेलोचदार मांग कहलाती है। जिसकी स्थिति में हमारा जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो रिलेटिवली स्टीप बनता है, मतलब तीर ढलान वाला बनता है। यानी कि अगर कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी निकालना चाहें कि कंज्यूमर प्राइस चेंज होने पर किस तरीके से अपने व्यवहार को चेंज करता है, तो वो रिलेटिवली लो होता है, बहुत कम होता है, और इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट इलास्टिक की। यूनिट इलास्टिक का सिंपल सा मतलब है जितना परसेंटेज प्राइस फॉल हुआ, 10% से अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड भी 10% से क्या होगी, राइज होगी। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल रहेंगे, तो वहां पर हमारी डिमांड यूनिट इलास्टिक होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, इकाई के बराबर लोचदार। इस स्थिति में हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट स्लोप होगा, मतलब एक तरीके से मध्यवर्ती ढलान होगा, मतलब इकाई के बराबर ढलान होगा उसका। और जो कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी है वो भी इंटरमीडिएट होगी, मध्यवर्ती होगी। यानी कि लोग जो हैं वो कीमत के बदलने पर किस तरीके से अपने व्यवहार को चेंज करते हैं, वो भी मध्यवर्ती होगा। और इलास्टिसिटी की वैल्यू, मांग की लोच की वैल्यू जो है वो 1 कैलकुलेट होकर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक डिमांड की। तो इलास्टिक डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि जब
प्राइस जो है वो अगर 10% से फॉल होता है तो डिमांड 10% से ज़्यादा से राइज होगी। 10% से ज़्यादा राइज यानी कि 11%, 12%, 15%, 20% से ज़्यादा राइज होगी, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगी। इसका मतलब है कि अगर प्राइस में चेंज कम है और डिमांड में चेंज ज़्यादा है, कीमत में परिवर्तन कम है और मांग में परिवर्तन ज़्यादा है, आप एरिया को देख सकते हैं दोनों बॉक्सों के, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, आपको साफ साफ डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक होगी यानी कि लोचदार होगी, जिसे हम इकाई से अधिक भी बोलते हैं। और डिमांड कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट का मतलब है कि वो एक तरीके से चपटा ढलान वाला हो जाएगा। और कंज्यूमर की जो प्राइस सेंसिटिविटी होगी वो हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो प्राइस के चेंज होने पर अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है या बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। यहाँ पर हाईली जो है वो कंज्यूमर की सेंसिटिविटी देखी जाएगी और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट आता है हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक, मतलब एक ऐसा एक्सट्रीम केस जहाँ पर प्राइस में चेंज जो है वो 0% होगा, कुछ भी परसेंट नहीं होगा, और डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस में चेंज जो है वो 0% हुआ, कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रही है और वो जो है कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो हमारी इन्फिनिटी निकल कर आएगी। ठीक है, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब क्षैतिजाकार होगा, एक्स एक्सिस से या एक्स एक्सिस से पैरेलल भी बोल सकते हैं, समांतर भी बोल सकते हैं। और कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी एक्सट्रीम लेवल पर होगी। एक्सट्रीम लेवल का मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस को चेंज तो देख ही नहीं रहा है, प्राइस अगर थोड़ा सा भी 0.0001 भी चेंज हो जाए, थोड़ा सा भी, तो वो डिमांड को इन्फिनिटी तक कर देता है। इस वजह से इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या होगी? इन्फिनिटी तक होगी। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे के सारे केस थे हमारे पास इलास्टिसिटी के, 5 टाइप की इलास्टिसिटी के। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। तो लीनियर डिमांड की इलास्टिसिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब मैं जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको जो है वो ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और किस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताया। तो ये BA BCom के जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी। जो भी BA और BCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेम आपका होगा, किसी किसी का फर्स्ट ईयर का मतलब ईयर वाइज पेपर होते हैं तो उनके लिए ईयरली हो गया, और अगर किसी का सेमेस्टर वाइज होते हैं तो उनके लिए सेमेस्टर के वाइज हो गया। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, वहाँ पर नोट्स की लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, और मुझे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो है वो स्टार्टिंग में नंबर मिल गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई सुझाव और या फिर कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेटेड करते रहिए ताकि मैं और वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।